बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड, और हम इसे माइनर कोफैक्टर मेथड भी कहते हैं। तो बेसिकली माइनर कोफैक्टर मेथड को अप्लाई करते हुए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, आज का लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, जहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिकली जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन होती कैसे है, या डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, या डिटर्मिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को समझना आपके लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो चलें इस लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 1 में आपसे कहते हैं कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्वायर मैट्रिक्स का होना। तो आपने याद रखना है कि जब भी वर्ड डिटर्मिनेंट लग जाता है तो डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट्स कभी भी नहीं निकलता। तो ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द माइनर ऑफ अ एंट्री ए आई जे इज़ डिनोटेड बाय एम आई जे। तो मैं अभी आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एन इज़ डिफाइंड टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स दैट रिमेन्स आफ्टर ith रो एंड jth कॉलम आर डिलीटेड फ्रॉम ए। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ज़रा सिंपल करूँ आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स का माइनर कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स आपके पास लिखे होते हैं, अरेंज किए जो करे हुए होते हैं, तो उन सब के आप जो है वो माइनर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एक नंबर है आपके पास 3, 1, ये इसके लोकेशन है A11, इसके लोकेशन है A12, इसके लोकेशन है A13। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो 9 डिफरेंट एंट्रीज़ हैं आपके पास, इन सब के लिए आप कोफैक्टर्स लिख सकते हैं और इन सब के लिए आप माइनर बना सकते हैं। अब ये माइनर लिखा कैसे जाता है, ज़रा आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो इस फॉर्मल डेफिनेशन में आपसे कहते ही हैं कि माइनर ऑफ अ एंट्री ए आई जे इज़ डिनोटेड बाय एम आई जे। पहली बात तो ये है कि जो माइनर ऑफ एंट्री है उसको आप एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज़ डिफाइंड टू बी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सब मैट्रिक्स दैट रिमेन्स आफ्टर ith रो एंड jth कॉलम आर डिलीटेड फ्रॉम ए। तो बेसिकली ये जो माइनर होता है, ये माइनर आपके पास एक सब मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सब मैट्रिक्स कैसे बनती है? ये सब मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस 3, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर जो लिखा हुआ है, इस नंबर का अगर आपने माइनर निकालना है तो इस मैट्रिक्स के अंदर से आपने एक सब मैट्रिक्स बनानी होगी। और ये सब मैट्रिक्स कैसे बनती है कि आपने इसकी ith रो और jth कॉलम को, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये IA11 है तो इट मीन्स आपने इसकी फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, और आपने एक सब मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 5, 6, 4 एंड 8 की, राइट। इस तरीके से ये जो आपके पास एक सब मैट्रिक्स बनती है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं माइनर। मेरा ख्याल है आपके पॉइंट समझ आ गया होगा। देन द नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 टाइम i प्लस जे ऑफ एम आई जे, यानी ये m-1 i प्लस जे, ये i प्लस जे बेसिकली ये जो है वो आपको बताता है कि इस माइनर जो मैट्रिक्स है इसका साइन क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो एंट्री है ये है A11 वाली एंट्री है, तो इट मीन्स i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 1 होगी। तो I1 और J1 अगर आप असाइन कर दें तो -1 के ऊपर चूँकि ऑड पावर हो जाएगी तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव जनरेट करता है, राइट। तो ये एम आई जे पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब पूरा पढ़ते हैं। द नंबर दिस इज़ डिनोटेड बाय सी आई जे इज़ कॉल्ड को फैक्टर ऑफ अ एंट्री ए आई जे। तो इट मीन्स के जो भी आप जिस एंट्री का आप माइनर निकालते हैं, अगर उसका साइन साथ लिखा होगा तो बेसिकली उसको हम कहते हैं को फैक्टर्स। तो ये कहलाता है को फैक्टर ऑफ एंट्रीज, राइट। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि इसका माइनर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कि जहाँ से ये एलिमेंट पिक किया जाता है आपने इस रो को एलिमिनेट कर देना होता है और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना होता है। तो जो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बनती है वो बनेगी 1, -4, 4 एंड 8, और ये आपके पास एक 2/2 की मैट्रिक्स यानी 2/2 की माइनर बन जाएगी, ठीक है जी। अब अगर आपने इस माइनर के साथ साइन भी लिखनी है तो उसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स। और वो साइन कैसे लिखा जाता है? तो साइन लिखने का तरीका ये होता है कि -1 के ऊपर पावर लगाई जाती है ए आई जे। तो -1 के ऊपर पावर ए आई जे का मतलब फॉर एग्जांपल इस एंट्री का जो नंबर है ये आपके पास जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी 2, 1 है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 2 + 1 लिखेंगे तो इसका रिजल्ट होगा माइनस, यानी -MIJ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए
मैं यहाँ पर लिख कर भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं मुझे कि A21 जो है इसका को फैक्टर क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कि इसका जो को फैक्टर होगा वो होगा C21, और ये होगा किसके इक्वल, ये बेसिकली इक्वल होगा -1 टाइम ऑफ 21 के अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, तो को फैक्टर एज सच और कुछ नहीं है, बस आपने करना सिर्फ ये होता है कि माइनर के साथ साइन लगानी होती है, और साइन कौन जनरेट करता है, साइन ये जनरेट करता है -1 i+j। तो इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, आप Cij के लिए अपने लिए फार्मूला बना लें। वो फार्मूला होता है -1 पावर i+j Mij। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो आप माइनर और को फैक्टर जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हम माइनर और को फैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट्स को कंप्यूट कर सकते हैं। अब ये कैसे कंप्यूट होता है, तो पहले तो मैं इस प्रॉब्लम में आपको ये सिखाता हूँ कि माइनर एंड को फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है। ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल्स हम कुछ कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल माइनर्स कितने निकल सकते हैं या टोटल को नंबर ऑफ को फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो याद रखना है कि एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्रीज़ होती हैं उतने को फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एंट्रीज़ हैं, तो इट मीन्स इसके अंदर 9 को फैक्टर्स निकल सकते हैं। अब 9 के 9 को फैक्टर्स में अभी तो नहीं कंप्यूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक या दो को फैक्टर्स आपको कंप्यूट करके दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मुझे को फैक्टर फाइंड आउट करना है को फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है C11 के लिए को फैक्टर आपने निकालना है। ठीक है जी, तो को फैक्टर का बेसिकली फार्मूला होता क्या है, को फैक्टर का फार्मूला होता है फॉर एग्जांपल C11 इज़ इक्वल्स टू -1 और उसके ऊपर पावर आप लगाते हैं क्या 1+1 यानी i+j, और ये इक्वल होता है ij यानी 1 के। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इस को फैक्टर को निकालने के लिए आपको माइनर M11 की ज़रूरत पड़ती है। अब ये माइनर M11 कैसे निकलता है, बहुत आसान है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। माइनर M11 निकालने का तरीका ये है कि आपने ये जो A11 वाली एंट्री है, इसका ये मतलब होता है कि आपने A11 वाली एंट्री के लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको आप लिख भी देते हैं, मैं लिख भी देता हूँ द माइनर, वैसे लिखना ज़रूरी नहीं है, माइनर ऑफ एंट्री A11, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर A11 M11 भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली A11 के लिए माइनर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है और एक सब मैट्रिक्स आपने फॉर्म करनी है। तो वो आप बताएं कि सब मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास। अच्छा, ये मैट्रिक्स नहीं बनानी है आपने, बेसिकली इसकी डिटर्मिनेंट्स करके लिखना होता है। यानी इसको लिखने का फॉर्मल तरीका ये है जो मैं भी आपको बताता हूँ कि आप पहला काम तो ये करें कि आप अपनी इस मैट्रिक्स को एक डिटर्मिनेंट्स में चेंज करें, क्योंकि एक बात को आपने जहन में रखना है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ज़रा डिफरेंट होती हैं। तो पहले तो आपने इससे एक बना लें, जैसे ये लिखा हुआ है 3 1 -4 2 5 and 6 and 1 4 and 8। और फॉर एग्जांपल अगर आपको माइनर की बात की जा रही है कि फर्स्ट माइनर क्या होगा, तो आपने 3 1 1 के लिए आपने इस रॉ को एलिमिनेट कर देना है और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। अब जो आपके पास रिमेनिंग डिटर्मिनेंट्स बचेगी, उस डिटर्मिनेंट को आपने यहाँ पर लिखना होगा, और वो डिटर्मिनेंट क्या होगी, एक 2/2 की डिटर्मिनेंट बन जाएगी। ठीक है जी, तो वो बताएं उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। ऑफ कोर्स इसके एलिमेंट 5 6 4 and 8 होंगे। तो बेसिकली ये कहलाता है आपके पास माइनर, राइट। और ये 2/2 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सिंपली आपने क्या करना होता है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें 40, माइनस टाइम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि इसमें C11 क्या होगा, तो ये फार्मूला आपको बताता है कि -1 के ऊपर पावर 1+1 और M11 रिक्वायर्ड है विच इज़ इक्वल्स टू 16, तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा 16। ठीक है जी, तो आपको समझ आया कि माइनर और को फैक्टर हम कैसे मालूम कर रहे हैं। तो को फैक्टर एज सच कुछ नहीं है, बस को फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जो माइनर मैट्रिसेस हैं उनकी क्या साइन असाइन की जा रही है। अभी मैं साइन का रूल आपको एक और समझा देता हूँ, उससे आपका काम और बहुत आसान हो जाएगा। चलें, एक तो हमने ये एग्जांपल देखी है, एक और जो है मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि सपोज़ कीजिए कि मैं C32 का को फैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने मेरे साथ साथ इस वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या रिजल्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि C23 का को फैक्टर निकालो। तो अगर C23 का को फैक्टर मुझे चाहिए तो C23 का को फैक्टर बेसिकली इक्वल होता है -1 उसके ऊपर पावर i+j विच इज़ इक्वल्स टू 3+2, और उसके साथ एक माइनर लिखना होता है आपने 32। तो आपने मुझे बताना है कि M32 किसके इक्वल होगा। अब आप चाहें तो इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। M32 का मतलब होता है
कि आप किसका माइनर निकालने जा रहे हैं, A32 का माइनर निकालने जा रहे हैं। यानी 32 का मतलब होगा यानी थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम, यानी इसका आप माइनर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ये 3 रॉ है और सेकंड कॉलम है। तो जब आप इसका माइनर कैलकुलेट करने लगेंगे तो मैं एक और पेन से ज़रा आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना होगा, चूँकि 4 यहाँ पर मौजूद है तो अब आपने इस 4 को इस रॉ को आपने एलिमिनेट कर देनी है और आपने इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। और अब आपने मुझे बताना है कि इससे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट क्या बनेगी। तो ज़रा जल्दी से वो डिटर्मिनेंट हम लिख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने डिटर्मिनेंट बनाई और यहाँ पर हमने लिख लिया कि वो डिटर्मिनेंट क्या होगी हमारे पास। जी बताएंगे क्या नंबर होगा। अब ये होगा आपके पास 3, 2 और फिर उसके बाद 4 और 6। ठीक है जी, ये होगा 3, 2, 4 और 6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा। अच्छा, टेक्निकली ये -4 है तो मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये माइनस यहाँ पर हाइड हो गया। तो आंसर इसका क्या होगा, अगेन 3 × 6 फिर माइनस माइनस प्लस 4 × 8, तो इसका रिजल्ट होगा क्या, कितना, 26। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि इसका अब को फैक्टर क्या होगा, तो सिंपली इसका को फैक्टर होगा, दिस इज़ -1 के ऊपर ये ऑड पावर है तो ये माइनस जनरेट करता है एंड M32 की वैल्यू है 26। तो बेसिकली ये आ जाएगा इसका को फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका को फैक्टर और माइनर समझ आ गया। अब अगर इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर मर्तबा साइन के लिए इस फार्मूले को याद नहीं रखना चाहते हैं कि को फैक्टर निकालने के लिए हमें -1 टाइम I + j लिखना है। तो अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप साइन की छोटी सी एक वेरिएशन है उसको आप अपने जहन में रख लें और बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लें आप, ऐसे कर एक बड़ी सी आपके लिए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और यहाँ पर इसको ज़रा इसको रिमूव कर लीजिए। जी, तो होगा ये, मैंने ज़रा बड़ी मैट्रिक्स बना ली है ताकि ज़रा प्रॉब्लम समझना आपके लिए आसान रहे। तो होता ये है कि जो पहला नंबर होता है उसके साथ प्लस लिखें, फिर माइनस एंड देन प्लस एंड माइनस एंड सो ऑन। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री माइनस प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एंट्री प्लस माइनस एंड सो ऑन, और सिमिलरली माइनस प्लस प्लस इस तरह चलेगा, और सिमिलरली ये यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है जी, अब ज़रा इस मैट्रिक्स को समझ लें कि इस मैट्रिक्स में क्या बात की जा रही है। इस मैट्रिक्स में बात ये की जा रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने A11 के लिए माइनर आपने कैलकुलेट करना है तो इट मीन्स कि A11 का जो माइनर होगा उस माइनर के साथ प्लस की साइन लगा दें। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इस नंबर का माइनर अगर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल, तो ये एंट्री कौन सी होगी, ये सेकंड रॉ थर्ड कॉलम की एंट्री। तो 823 के माइनर के साथ आप जो है वो माइनस लगा देंगे, तो वहाँ पर वो जो माइनस टाइम जो I + j वाला मसला है वो सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये मैट्रिक्स याद है। और ये मैट्रिक्स को याद रखना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो C11 है को फैक्टर, ये क्या होगा, तो आप ये देखेंगे कि C11 की लोकेशन ये है, तो इट मीन्स कि जो माइनर है उसके साथ पॉजिटिव साइन आनी चाहिए, तो ये बन जाएगा सिंपली M11। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई C21 का माइनर क्या होगा, तो C21 सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये चूँकि नेगेटिव के साथ है तो इसका मतलब है कि सिंपली ये बन जाएगा -21। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा है कि ये बताएं कि C22 के साथ क्या रिजल्ट होगा, तो ये C22 की एंट्री है और सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम, तो ये चूँकि प्लस है तो इट मीन्स कि इसका जो माइनर की साइन होगी वो प्लस की साइन होगी, तो ये सिंपली M22 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला रूल भी समझ आ गया होगा। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर, और ये वेरिएशन, इस मैट्रिक्स को मेमोराइज़ करना बहुत आसान है। पहले नंबर को आपने जस्ट 1 से स्टार्ट करना है और उसको रॉ वाइज और कॉलम वाइज ऑल्टरनेट साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस, इस तरह ऑल्टरनेट साइन के साथ आपको उसको इजीली फिल कर सकते हैं। तो वो जो -1 और उसके ऊपर पावर I + j वाला जो मसला है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ये साइन मैट्रिक्स जो है वो याद रहती है तो आप आसानी से जो है वो प्लस और माइनस का जो इशूज़ है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा जल्दी से आगे बढ़ने से पहले मैं रिकॉल कर देता हूँ कि माइनर हम किसे कह रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर किसी मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज़ हैं उनके माइनस लिखे जा सकते हैं। माइनर बेसिकली एक सब मैट्रिक्स होती है और वो किसी भी एंट्री से इस तरह निकाली जाती है कि उस एंट्री की रॉ और कॉलम को आप डिलीट कर एक सब मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं और उसका आप डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, तो वो एक्चुअली आपके पास माइनर होती है। फिर कोफैक्टर क्या होता है, तो इसी तरीके से हर एंट्री का एक कोफैक्टर भी होता है और कोफैक्टर बेसिकली निकालने के लिए आपको माइनर टाइम जो है वो -1 पावर I + j लिखनी होती है,
यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप माइनर लिख रहे हैं उसके साथ आपने एक पर्टिकुलर साइन असाइन करनी होती है। यानी ये जो -1 पावर i प्लस जे है ये सिंपली साइन के लिए होता है आपके पास, ठीक है जी। और अगर आप साइन की वेरिएशन इस तरह नहीं याद रखना चाह रहे हैं तो इस मैट्रिक्स के थ्रू आप साइन की वेरिएशन ईजिली याद रख सकते हैं। तो चलें आज एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो बात समझने में हमें आसानी हो। तो एक बड़ा छोटा सा हम 2/2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसके सारे माइनर्स को कोफैक्टर निकालते हैं। 2/2 मैं सिर्फ इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा इसके लिए। मिसाल के तौर पर ये एक छोटा सा हमने 2/2 का सेटअप बना लिया। यहाँ पर इसको रिमूव कर दें ऐसे कर ये, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास एक 2/2 का सेटअप बन गया, मैट्रिक्स बन गई 2/2 की। और अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताएं, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल 2/2, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो ए जो है आपके पास वो बेसिकली एक मैट्रिक्स के अंदर AIJ है और इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2/2, ठीक है जी। तो इसका इसमें ये चीज़ पता लगी कि 2/2। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसमें साइन कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स इसमें प्लस की साइन होगी, इसमें माइनस होगी, यहाँ माइनस होगी और यहाँ प्लस की साइन होगी, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि C11 क्या होगा, तो आप यकीनन ये कहेंगे कि C11 का मतलब है कि आप इस एंट्री के लिए आप पूछ रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो इस एंट्री के लिए आपका जो रिजल्ट होगा वो माइनर क्या होगा, M11 होगा, क्योंकि ये प्लस के साथ है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई C12 के लिए क्या रिजल्ट होगा, तो C12 चूँकि ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये होगा माइनस टाइम ऑफ 12। अच्छा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा, इसी तरीके से C21 के लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स के C21 नेगेटिव के साथ है तो इसका माइनर होगा M21। और इसी तरीके से C22 के लिए क्या रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा आपका प्लस टाइम ऑफ M22, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये M11 और M22 का मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि आपने एक सब मैट्रिक्स लिखनी है। अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर अच्छी बात ये है कि 2/2 M11 निकालने के लिए आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो यहाँ पर सिंपल एक ही नंबर बचा और वही नंबर इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है जी। जैसे अभी आपने 3/3 को देखा था, 3/3 में जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते थे तब हमारे पास 2/2 का एक सेटअप बन जाता था जिसकी हमें फर्दर डिटर्मिनेंट निकालनी होती थी। यानी माइनर के अंदर माइनर निकालने के लिए उसकी डिटर्मिनेंट लेनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ तो चूंकि सेटअप ही 2/2 का है तो इट मीन्स कि यहाँ जो आखिरी नंबर बचता है वही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कौन सा नंबर होगा, 2/2, यही 2/2 आपका रिजल्ट होगा। इसी तरीके से 2/2 सबसे आसान होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1/2 के लिए क्या होगा, तो आपने पहली रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो यहाँ जो भी नंबर लिखा होगा इस नंबर के लोकेशन और वो नंबर कौन सा होगा, A12, तो इसका रिजल्ट होगा आपका क्या होगा, माइनस टाइम ऑफ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21, तो इसका होगा A21, ठीक है जी। इसी तरीके से आप ये बताएं कि M21 क्या होगा, तो M21 का मतलब होता है आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, तो इट मीन्स आपको ये वाला नंबर रिक्वायर्ड होगा और इस नंबर को हम कहते हैं 12, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम ऑफ A12। और M22 का मतलब होगा आपने सेकंड और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो इट मीन्स कि आपको ये वाला नंबर रिक्वायर्ड होगा और ये नंबर आ जाएगा आपके पास A11। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने माइनर्स को कंप्यूट कर लिया। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट अब कैसे लिखना है, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखना है आपने बहुत। 2/2 एक बड़ी सिंपल सी मैट्रिक्स है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम 2/2 से जो भी रिज़ल्ट निकालते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ओवरऑल के ऊपर। तो ये बन जाएगा आपके पास A11, A12, A21, A22। अब आपने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग माइनर कोफैक्टर मेथड। तो भाई डिटर्मिनेंट लेने के इसके जो है वो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसका डिटर्मिनेंट लिखने के लिए आप फर्स्ट रो से भी इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसका सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और वो डिटर्मिनेंट लिखना कैसे होता है कि पहले आपने एंट्री लिखनी होती है और फिर इसका क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर, फिर इसको ऐड कर देना होता है A12 और C12 के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो थ्रू R1 भी कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे R1 से आपने इसको डिटर्मिनेंट निकाल लिया। इसी तरीके से अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो R2 से निकालना चाहूँ, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं हम। R2 से निकालना चाहें तो क्या करना होगा, सिंपली आपने एंट्रीज लिखनी होती हैं, फॉर एग्जांपल A21 और उसका जो
को फैक्टर होता है वो लिखना होता है, C21 ऐड कर देना होता है A22 और इसका करॉस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है A22 के साथ उसको आपने लिखना होता है, या आपने R2 से इसको एक्सपेंड कर लिया या R2 से इसका डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब मैं सपोज़ करें कि कॉलम C1 से मैं डिटर्मिनेंट लिखना चाहूँ तो भाई मैं कैसे लिखूँगा? अब ये भी बहुत आसान हो जाता है। कॉलम C1 ये चेक कीजिए आप, तो इसकी एंट्री आप पहले लिख लिए A11 और इसका करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, फिर इसी तरीके से A21 और इसका करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C21, और लास्ट में अगर आपसे कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है किससे, कॉलम C2 से, तो वो आप कैसे निकालने वाले हैं? तो A12 करना होगा, C12 करना होगा, A22 करना होगा और C22 करना होगा। ठीक है जी। तो इस तरह एक 2x2 का जो सिस्टम है, उस 2x2 के डिटर्मिनेंट्स लेने के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप उसको किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी स्मार्ट चॉइस कौन सी होगी रॉ और कॉलम के एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, जो थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, यहाँ से हमें एक बात समझ आती है, वो ये बात समझ आती है कि जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है, अभी हम एग्जाम्पल करके भी देखते हैं इस चीज़ को। जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो आप कोई एक रॉ या कोई एक कॉलम चूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप उसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के लिए करना सिर्फ ये होता है कि उस रॉ के करॉस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास इंट्रीज़ होती हैं, उन इंट्रीज़ को उनके करॉस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर कर आप सिंपली सम कर देते हैं उनका, तो उसका डिटर्मिनेंट निकल आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसके करॉस्पॉन्डिंग इंट्रीज A21 A22 हैं, और इनके करॉस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर्स हैं वो C21 C22 हैं, तो इनको सिंपली आपने प्रोडक्ट लेकर इनको ऐड कर देना होता है। सिमिलरली C1 और C2 के लिए हमने बात की है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसी चीज़ को एक डेफिनेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, तो ये हो सकता है ये डेफिनेशन आपके अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए कि इफ़ A इज़ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, देन द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज इन एनी रो और कॉलम ऑफ A बाय द करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, जो बात अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन की आपको, एंड एडिंग द रिजल्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, देन द नंबर ऑब्टेन, जो नंबर हमें मिलता है किस तरह मिलता है, बाय मल्टीप्लाइंग द एंट्रीज ऑफ एनी रो, किसी भी रॉ की एंट्रीज और किसी कॉलम की एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स की, बाय द करॉस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उनके कोफैक्टर्स अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, एंड एडिंग द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, और जो आपके पास प्रोडक्ट है उनका जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड द सम themselves called द कोफैक्टर एक्सपेंशन। ये जो ऊपर एग्जाम्पल के अंदर ये जो सम आपके पास मौजूद है, ये सम इटसेल्फ, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर कोफैक्टर एक्सपेंशन ये कहलाता है। इन जनरल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम रॉ कॉलम वाइज एक्सपेंड कर रहे हो तो उसको इस तरह लिख लीजिए A1J C1J। मिसाल के तौर पर अगर आप फर्स्ट कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर J की जगह सिंपली 1 लिख दीजिए, तो A11 C11, फिर A21, फिर C21। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो J की जगह 1 लिख दें, तो ऑटोमेटिकली ऊपर जो मैंने लिखा है वो बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी भी कॉलम से किसी भी रॉ से अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस I की जगह पर आप वो नंबर डाल दें, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फार्मूला आपके पास बन जाएगा। ठीक है जी। चलें जी, अब इस प्रॉब्लम को हम अप्लाई करते हैं। एक ये जो भी हमने बातें की हैं इसको हम अप्लाई करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर, और प्रॉब्लम में अब हमारा टास्क ये है कि इस प्रॉब्लम में कहते हैं कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन। ठीक है जी। कोफैक्टर एक्सपेंशन से अलोंग द फर्स्ट रॉ एंड देन बाय फर्स्ट कॉलम। तो पहला काम तो ये करना है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय फर्स्ट रॉ। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रॉ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इसको फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड करते हैं तो आप ये बताएं कि इसका जो कोफैक्टर एक्सपेंशन है वो क्या होगा। एक्चुअली जो कोफैक्टर एक्सपेंशन है वही डिटर्मिनेंट होता है। मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट है और ये जो एक्सपेंशन है इसे कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कहा जाता है। तो इसका कोफैक्टर एक्सपेंशन क्या बनेगा, बहुत सिंपल हो गया। अगर आपसे कहते हैं कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना होगा, इस एंट्री को देखना होगा। ये एंट्री है 1 1 1 2 एंड 1 3। तो आपने लिखना होगा A11 A12 A13, और इनके करॉस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज़ C11 C12 C13, और इनको आपस में आपने ऐड कर देना होगा। तो जो भी आपके पास रिजल्टिंग नंबर निकल कर आएगा वो नंबर आपको
क्या बताएगा, वो नंबर आपको इसका डिटर्मिनेंट बताएगा। तो चलें इस फार्मूले को ज़रा हम वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं जनाब। तो A11 ठीक है, A12 भी ठीक है, A13 भी ठीक है, हमें सिर्फ को फैक्टर्स के लिए मेहनत करनी है, तो हम इसको को फैक्टर। अच्छा जी, अब अगर साइन का हमारा कोई इशू नहीं है तो हम यहाँ पर वो साइन वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला नंबर प्लस के साथ, सेकंड माइनस के साथ और थर्ड नंबर प्लस के साथ असाइन किया जाएगा, ठीक है जी। तो वहाँ पर सिंपली आपको I + J वाला जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो A11 के लिए अगर मैं माइनर लिखूँगा तो उसके लिए जो मुझे साइन लेना होगा वो साइन होगा प्लस का। A12 के लिए जो माइनर लिखूंगा उसका साइन माइनस का लिखना होगा, और A13 के लिए जो मैं लिखूंगा वो साइन उसका प्लस का होगा। तो देखिए जी, पहले तो A11 लिख दीजिए विच इज़ 3, और फिर आपने एक माइनर लिखना है, ठीक है जी। जो माइनर साइन के साथ लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो C11 किसके इक्वल होगा, बेसिकली पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दें, तो टेक्निकली जो माइनर बनकर आएगा वो बनेगा -4 3 4 एंड -2। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पर साइन कौन सी होगी, तो ऑफ कोर्स इसकी साइन जो होगी वो पॉजिटिव है, तो इस पर पॉजिटिव साइन आएगी इसकी। नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास, नेक्स्ट ये नंबर जो है आपने फॉर एग्जांपल इसको इस तरह भी लेके कह सकते हैं कि आप जो इसमें ऑल्टरनेट साइन लगा लें। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो आप लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल -1 लिख लीजिए। तो ऑटोमेटिकली या आप इसको प्लस कर लें और इसके साथ माइनस लिख लें तो एक ही बात हो जाएगी। तो ये आपने C12 लिखना होगा। C12 का मतलब है आपने पहले रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना होगा, और ये जो 4 एंट्रीज हैं इनको आपने लिखना होगा, विच इज़ इक्वल टू -2 5 3 एंड -2। बहुत ध्यान से आपने इन सारी चीज़ों को ग्रैब करना है। और इसी तरीके से जो लास्ट नंबर है वो प्लस के साथ होता है, तो ये हो जाएगा +0, और फिर आपने क्या करना होगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है, और जो बाकी नंबर्स हैं वो -2 -4 5 एंड 4 इनको आपने लिखना होगा। अब फाइनली आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये माइनस का इशू रिजॉल्व हो गया होगा, ठीक है जी। तो माइनस अगर आप इस नंबर के साथ लगाना चाहें वेलकम, नहीं लगाना चाहें इसको प्लस कर लें, और माइनस के साथ आप इस मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए, क्योंकि जो को फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो माइनर्स होती हैं उनके साइन के साथ लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा -4, ये -1 एज इट इज़ है, -2 -4 मल्टीप्लाई बाय -8 -15, तो इसका रिजल्ट होगा आपके पास -11। और यहाँ पर है एक्चुअली 0, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी। तो फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास निकल कर आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हम कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद वो निकलेगी -1। तो ये हमारी अगर रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट, और हमने इसको किससे एक्सपेंड किया है, हमने इसको एक्सपेंड किया है R1 से। तो बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं बाय कॉलम 1 से। तो अब हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड किससे एक्सपेंड करने वाले हैं, बाय कॉलम 1। तो हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो अब आप जब इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम के जो एंट्रीज़ हैं आप ज़रा उनको देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला लिखना आसान होगा। ये एंट्री है A11, ये एंट्री है A21 और ये एंट्री है A31। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा को फैक्टर एक्सपेंशन। क्या बनेगी इसकी को फैक्टर एक्सपेंशन बनेगी आपके पास जी, पहली एंट्री होगी A11, इसका करॉस्पॉन्डिंग C11, दूसरी एंट्री होगी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C21, और जो थर्ड एंट्री होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये बन जाएगा C31, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं तो अगेन साइन का ज़रा इशू देख लेते हैं। अगर ये पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा और तीसरा प्लस होगा, ठीक है जी। तो पहले वाली एंट्री तो यकीनन प्लस के साथ है, तो प्लस के साथ इसको लिख लीजिए। तो A11 एक्चुअली आपके पास 3 रहेगा, और आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। तो C11 आपका क्या बनेगा, पहली रो और पहले कॉलम को अगर आप एलिमिनेट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास -4 3 4 एंड -2, ठीक है जी। अब सेकंड वाले नंबर के साथ आपने माइनस के साइन असाइन करने, क्योंकि जो साइन टेबल था, जो साइन मैट्रिक्स था, उसके अंदर ये बताया गया था कि यहाँ पर माइनस लगना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस उस फार्मूले के माइनस के साथ मिलकर प्लस का हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है वो +2 लिख रहा हूँ, ठीक है। या चले लिख लीजिए, माइनस लिख लें एंड देन -2 तो पहले से मौजूद है आपके पास। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 4 एंड -2। आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। थर्ड एंट्री प्लस के साथ होगी, प्लस
और ये आ जाएगा आपके पास थर्ड रो, और थर्ड कॉलम को अगर आप छोड़ दें तो ये बनेगा 1 0 -4 एंड 3। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, अब चूँकि 2 by 2 का सेटअप बन गया है तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -2, और यहाँ पर एक और रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद -2, और फिर ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑफ कोर्स आप इसको डायरेक्टली भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं तो इसलिए इसका आंसर जो है इसलिए हम तमाम स्टेप्स को डिटेल से कंसिडर कर रहे हैं। तो आप बताएं कि इसका आंसर -1 क्यों आया। आप इसको किसी भी तरीके से एक्सपेंड करेंगे इसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक है जी, देखें रॉ वाइज भी एक्सपेंशन से इसका आंसर -1 आया था, और कॉलम वाइज एक्सपेंशन से भी इसका आंसर -1 आया था। तो उम्मीद है कि आपको ये माइनर कोफैक्टर का आइडिया ज़रूर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर मेरा ये फ़ौरन ये रेज़ होता है कि अब तो आपके पास किसी एक मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स काफ़ी सारे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होता है। वो ऑप्शन ये होता है कि आप किसको किससे एक्सपेंड करें या किस कॉलम से। तो आपके पास स्मार्ट चॉइस क्या होगी रो एंड कॉलम के लिए, तो उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। स्मार्ट चॉइस ऑफ रो एंड कॉलम। वैसे मेरा फेवरेट जो है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ही है, लेकिन चलें आपको सिखाते हैं कि आपके लिए स्मार्ट चॉइस क्या होनी चाहिए थी। तो प्रॉब्लम को देखकर ही आप इजीली आइडिया कर सकेंगे। एक मैं बड़ी मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ये देखिए एक ज़रा बिग मैट्रिक्स मैंने बना ली है। ठीक है जी, ये एक बड़ी से हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली है, और आपको बताते हैं कि क्या होगा। इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 0 0 -1, और फिर एक नंबर है आपके पास 3 1 2 2, फिर एक नंबर है आपके पास 1 0 -2 1, और फिर एक नंबर है 2 0 0 1। ये आपके पास नंबर है, और आपसे कहते हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें यूजिंग माइनर कोफैक्टर। ऑल्दो माइनर कोफैक्टर भी ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं हायर ऑर्डर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी स्मार्ट चॉइस क्या होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने इसको किस कॉलम से या किस रो से एक्सपेंड करना है। अब सपोज़ अगर इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो R1 को अगर आप देखें तो R1 में आपके पास 2 जगहों पर 0 इन्वॉल्व है। ठीक है जी, और इसी तरीके से अगर आप जो है वो R4 को देखें तो यहाँ भी 2 जगहों पर 0 इन्वॉल्व है। तो और इसी तरीके से अगर आप कॉलम C2 को देखें तो यहाँ 3 जगह 0 इन्वॉल्व है, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि और कहीं पर 3 जगह नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉलम C3 से एक्सपेंड करता हूँ तो इस 0 नंबर से 0 नंबर से 0 नंबर से एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस 1 के लिए आपने, इस एंट्री के लिए आपने माइनर कोफैक्टर लिखना होगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो जहाँ पर यानी जिस नंबर ऑफ रॉज या कॉलम के अंदर 0 ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उससे आप इसको एक्सपेंड करें तो आप अपने काम को जल्दी कर सकेंगे, अगर आपने इसको माइनर कोफैक्टर से करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं डिटर्मिनेंट लेने वाला हूँ इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड करने वाला हूँ इसको एक्सपेंड बाय C2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपको ये रीज़न समझ आ गया C2 से एक्सपेंशन का। अच्छा जी, साइन की वेरिएशन देख लें, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये पहला वाला नंबर तो माइनस के साथ आएगा। फिर अगर ये माइनस है तो इसे प्लस, इसे माइनस, और ये ठीक है जी। तो माइनस प्लस वाली सीक्वेंस आपके पास चल रही है। मैं सब लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जब आप ऑफ कोर्स के प्रॉब्लम को डील करें तो ज़रूरत नहीं है कि ज़ीरो वाली एंट्रीज़ को भी आप साथ साथ लिखें। तो सपोज़ लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम तो लर्निंग फेज़ में हैं तो हम लिख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने मुझे बताना है कि ज़ीरो के लिए क्या एंट्रीज़ होंगी यहाँ पर। अगर आप नोट करें तो ये पहली बात तो ये कि ये जो 0 है आपके पास ये माइनस के साथ होगा, पहला वाला नंबर माइनस के साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, सेकंड वाला नंबर माइनस है। अब अगर ये माइनस है तो इसे प्लस होना चाहिए। फिर आपने करना ये होता है कि जो एंट्री आप पिक करते हैं आपने इस रॉ को डिलीट करना होता है और इस कॉलम को डिलीट सपोज करना होता है, और आपके पास अब बनेगा 3 1 2, इस तरीके से फिर बनेगा 2 -2 0, और फिर बनेगा आपके पास 2 1 1, राइट। ये आपको समझ आ गया। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट एंट्री है, अब अगर ये माइनस के साथ है तो नेक्स्ट एंट्री प्लस के साथ होगी, तो आपने यहाँ पर लिखा +1, और फिर से आपने एक 3/3 की डिटर्मिनेंट डाली। अच्छा जी, 4/4 की डिटर्मिनेंट जब आप लिखते हैं तो 4/4 जो है वो 3/3 में चेंज होती है। ठीक है, जिस तरीके से 3/3 2/2 में चेंज हुई थी। अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं
मैं यहाँ पर +1 की बात कर रहा हूँ, +1। तो आपने जब +1 एंट्री के लिए आपने जो है वो कोफैक्टर लिखना है, तो कैसे लिखना है, आपने इस रॉ को एलिमिनेट कर देना है और आपने इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो ये 1 1 2 वाली एंट्रीज़ आपके पास आएंगी। तो आप लिखेंगे 1 1 2। इसके बाद आप लिखेंगे क्या लिखेंगे आप इसके बाद, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑफ कोर्स एक नंबर होगा आपके पास 0 -2 0, और आखिरी नंबर क्या होगा आपके पास, -1 1 एंड 1। ठीक है जी। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट आपके पास नंबर है उसे ऑफ कोर्स ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर इसे वापस माइनस के साथ आना चाहिए। तो -0 है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि बल्कि चले लिख ही लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारे पास हो जाएगी इसकी। ये आपने इसको लिख लिया। तो जब आप यहाँ पर 0 इसको चूज़ कर रहे हैं तो पहले तो ये माइनस के साथ होगा क्योंकि ये माइनस है, सेकंड प्लस है माइनस। फिर आपने इस रॉ को एलिमिनेट कर देना है और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। तो 1 3 2 वाली जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो लिख लीजिए, 1 3 एंड 2, और फिर उसके बाद लिखेंगे 0 -2 एंड 0, और फिर आप उसके बाद सॉरी ये हमने गड़बड़ कर दी एक जी, ये इसको आपने छोड़ देना है। तो 1 3 2 हो जाएगा। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 0 -2 0 होगा, 0 -2 एंड 0, और जो थर्ड नंबर होगा वो आपके पास होगा 1 2 और 1। दिस इज़ 1 2 और 1, सॉरी -1 2 एंड 1। ठीक है। और इसी तरीके से जो आखिरी वाला नंबर है चूँकि वो भी 0 है, तो 0 के साथ जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको भी लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये 0 है आपके पास ये नंबर भी। तो इन एंट्रीज़ में फ़ायदे की बात यह है कि आपको जो है वो इसको भी एक्सपेंड नहीं करना, इसको भी एक्सपेंड नहीं करना और इसको भी एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि एक्सपेंड कर भी देंगे तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। सिर्फ इस एंट्री को आपने एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन रेज होता है कि अब आप कौन सा कॉलम चूज़ करने, अब कौन सा नंबर। तो अगर आप चेक करें तो फर्स्ट रॉ में सिर्फ एक जगह 0 इन्वॉल्व है, थर्ड रॉ में भी एक जगह 0 इन्वॉल्व है, जबकि C2 के अंदर 2 जगह 0 इन्वॉल्व है। तो अगेन हम इसको C2 से एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो हम इसको वापस से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय C2। तो जब आप इसको C2 से एक्सपेंड करेंगे, अब आपके पास ये, तो फाइनली जो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A यूजिंग माइनर कोफैक्टर मेथड होगा वो क्या होगा। अब C2 से एक्सपेंड करते हैं तो ये प्लस होता है, ये वाला नंबर माइनस के साथ होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले नंबर को प्लस के साथ लिखना होगा, और ये माइनस फार्मूले का है और माइनस इसके साथ है और प्लस फार्मूले का है, तो प्लस माइनस एक्चुअली माइनस के इक्वल हो जाएंगे। तो ये अच्छा जी, पहले से हमारे पास जो है, पहले हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 नंबर चूज़ किया था, सॉरी आप जो डिटर्मिनेंट लिख रहे थे वो किस एंट्री के लिए लिख रहे थे आपने ये जो है ये देखिए, अब आप चूँकि इसको सॉल्व करें ना तो इसका जो 1 कोफिशिएंट है इसको भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये 1 तो इसके साथ है, अब यहाँ पर तो 1 है, ओके मसला नहीं है, बट अगर कोई और नंबर होता तो ऑफ कोर्स इसकी सिग्निफिकेंट होती। तो 1 तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो चाहे तो एक ब्रैकेट बना लें ताकि आप मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ ना करें, और फिर आपने इसको इससे एक्सपेंड किया, तो ये माइनस है इसे प्लस, तो इसे -2 होना चाहिए। तो हमने इसको -2 के साथ लिखा और वापस से एक डिटर्मिनेंट बना ली। अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 2/2 की डिटर्मिनेंट होगी। आपने इस रॉ को छोड़ देना है और आपने इस कॉलम को छोड़ देना है, तो 1 2 -1 1 लिखना होगा। ये बन जाएगा 1 2 -1 एंड 1, और बाकी तो कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट में ये बन जाएगा -2 टाइम्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 + 2। ठीक है। और फाइनल जो इसका रिज़ल्ट होगा वो हो जाएगा 1 1 डॉट जी जनाब 2 और +1 3 3 2 6 -6, यानी फाइनली जो डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो रिज़ल्ट मेरे पास बनकर आएगा वो रिज़ल्ट बनेगा -6। तो स्मार्ट चॉइस का आपको आइडिया हो गया कि जिस रॉ या जिस कॉलम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़ीरो मौजूद हो उस रॉ या उस कॉलम को चूज़ करते हुए आपने अपने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट आपने जो है वो अपने पास रखनी है, क्योंकि इसको हमने इसी चीज़ को फर्दर प्रोसीड करना है जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि मेरे पास डिटर्मिनेंट हम मालूम करने जा रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है। सपोज़ कीजिए कि एक मैं डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखता हूँ और जनरल बात कर रहा हूँ ज़रा, और ये है इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं A1 1 0 0 0, और फिर इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं A
A21, A22 0 0, और फिर इसके जो मेंबर हैं A31, A32, A33 0, और लास्ट में जो नंबर्स हैं वो हैं A41, A42, A43, A44। तो अगर आप नोट करें तो ये एक 4x4 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। ये डायगोनल है तो इसके अपर डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब सपोज उसी माइनर कोफैक्टर को लगाते हुए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप बताएं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान सी काम है, क्योंकि अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको R1 से एक्सपेंड करने वाला हूँ, ठीक है जी, या कॉलम C4 से, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जीरो है। तो सपोज़ अगर मैं इसको A11 से एक्सपेंड करता हूँ, तो A11 से एक्सपेंड करने के लिए आपने इसको फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को जो है वो छोड़ दिया आपने। ये जो मैट्रिक्स है इसको आपने लिख लिया, तो ये बन जाएगा A22 0 0, A32, A33 0, एंड देन जी जनाब 42, A43, A44। तो ये आपके पास ऐसे रिजल्ट आया। अब सपोज इसको वापस से एक्सपेंड करना है, तो फिर कैसे एक्सपेंड, अगेन इसको हम R1 से अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या रिजल्ट होगा, देखिए A11 तो पहले से था डॉट, अब आपने A22 के लिए माइनर लिखना होगा। तो आप A22 के लिए माइनर कैसे लिखने वाले हैं, आप इस रॉ और इस कॉलम को छोड़ दें, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो बनेंगी A33 0, और ये बन जाएंगी A43 एंड A44। और 2/2 तो हम मैनुअली डील कर सकते हैं, तो 2/2 को आप मैनुअली डील कर लें, तो ये बन जाएगा A11, A22, इन दोनों का क्रॉस ले लें और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ इनका क्रॉस अगर आप ले लें तो ये बन जाएगा A33 और ये हो जाएगा A44। तो देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे पता लगा कि अगर इन केस मेरे पास अपर या लोअर या डायगोनल, मैं इसको फर्दर आपको बताऊं, या तो सिंपल लोअर की बात की गई है, बट ये सिंपली काम अपर पे भी हो सकता है और यही काम आपका डायगोनल मैट्रिक्स पे भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इन केस अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम के अंदर अपर, लोअर या डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, तो सिंपली आपने करना ये है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। A11, A22, A3, यानी डायगोनल एलिमेंट में साइन के साथ जो भी कुछ लिखा होगा उन सब का अगर आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट निकल आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उसका रीज़न ये है कि हम हर मरतबा माइनर को फैक्टर पर को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर को फैक्टर मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो अब हम हर दफ़ा माइनर को फैक्टर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है। अच्छा जी, एक एग्जांपल मैं और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे रॉ रिडक्शन मेथड, जिसके अंदर हम पहले एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन अप्लाई कर किसी मैट्रिक्स को अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या इन शॉर्ट इकोलॉन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे और फिर उसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये हमने नेक्स्ट लेक्चर का में डिटेल से डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था 3/3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम ज़रा देखते हैं कि कैसे लिखते हैं इसको। एक एग्जांपल को हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आपके लिए। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि एक नंबर आपके पास लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3, -4, 5, 6 और 7, -8 और 9। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने शॉर्टकट लगाना है तो उसका तरीका ही होता है कि आपने इन दोनों को आपने यहाँ पर प्लेस कर देना होता है, ठीक है जी। तो पहला काम आपने ये किया, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने बनाने होते हैं डायगोनल्स। तो अब आपने बना लिए यहाँ पर डायगोनल्स, यानी एरो बना लें। तो ये तो हो गए आपके, मैं ज़रा इसकी कलर्स को चेंज कर देता हूँ। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायगोनल ऐसा हो जाएगा आपके पास, एक डायगोनल आपके पास इन नंबर्स के लिए हो जाएगा, एक डायगोनल आपके पास इन नंबर्स के लिए हो जाएगा। इसी तरीक़े से और भी 3 डायगोनल्स बन सकते हैं। एक डायगोनल का सेटअप ये हो जाएगा, एक डायगोनल का सेटअप जो है वो सॉरी, तो मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, ये इन तीनों के साथ होगा। तो एक डायगोनल का सेटअप तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। एक डायगोनल का सेटअप ऐसा कुछ हो जाएगा और एक आपके पास डायगोनल ये हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आपको ये बात सिखाई गई है कि आपने क्या होता है कि प्रोडक्ट लिखना होता है। जो लीडिंग वाले नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लें और माइनस टाइम जो नॉन लीडिंग वाले नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट ले लें। तो यहाँ पर 5 × 9 × 1 ये बनेगा आपके पास कितना, 45, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट होगा ये होगा 45 पहले डायगोनल के लिए। फिर सेकंड के लिए
6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 2 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 बनेगा 84। और इसी तरीके से थर्ड डायगोनल के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -8, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा प्लस का 96। ठीक है जी, एक ब्रैकेट आपने ऐसे बना ली और फिर आपने लिखा माइनस को बाहर लिख लिया और बाकी सारे नंबर्स के साथ भी प्लस लगा लीजिए आप, या जो भी साइन है उसकी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 9, ये बन जाएगा आपके पास, चूँकि इसके अंदर जो है ये आ जाएगा आपके पास 105। इसी तरीके से दूसरा जो डायगोनल है ये बनेगा -48 और लास्ट जो बनेगा वो बनेगा -72। ठीक है जी। और फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 240। तो 240 बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट है। तो इन केस 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट अप्रोच है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये जो माइनर को फैक्टर समझाया गया है डिटेल के साथ, ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा और इस तरीके से माइनर को फैक्टर मेथड को अप्लाई करते हैं और किसी भी n/n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। लेकिन माइनर को फैक्टर मेथड जो है वो स्मॉल मैट्रिसेस के लिए तो सूटेबल है, मिसाल के तौर पर 3/3 2/2 के लिए तो चलें सूटेबल है, बट इससे अगर हायर ऑर्डर की मैट्रिसेस हों और उसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना हो तो उसके लिए अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करके काम करना आसान होता है। और शॉर्टकट अप्रोच भी जो है ध्यान में रखने के 2/2 और 3/3 के लिए होती है और ये अप्रोच 4/4 के लिए अप्लाई नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छे लगते हैं लेक्चर्स तो इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.